उसको काट के पैसे जमा करा देंगे। ये सिंपल होना चाहिए था, वो आज तारीख में नहीं है। तो आप तो फैक्ट्रियों की बात कर रहे हो और इस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हो, मेरे तो मंडी में ही ये दिक्कत आ गई है। मंडी में दो तरह के आड़तिया होते हैं, एक कच्चा आड़तिया होता है, एक पक्का आड़तिया होता है। पक्का आड़तिया भी दो तरह के होते हैं, सेकेंडरी मार्केट के अलग और प्राइमरी मार्केट के अलग। अब वो कच्चा आड़तिया से पक्का आड़तिया ने माल खरीद लेता था और एक बिक्री बनती थी, वो बिक्री बना करके और पक्का आड़तिया जिसके ब्याह पे खरीदता था उसको कह बेच देता था, उसको कहता तेरे इस भाव से इस माल तेरा में भेजा है और इतना ये टैक्स हुआ, इतना ये हुआ, तेरे जमा खर्च हो जाता था। अब स्थिति ये आ गई है कि आज की तारीख तक कच्चा आड़तिया पक्का आड़तिया को बिल बनाएगा और पक्का आड़तिया उस पार्टी को बिल बनाएगा जिसके विरोध में, जिसके लिए खरीदा जा रहा है माल। अगर ये होता है तो डिस्प्यूट रोज खड़े होंगे, क्योंकि तेजी मंदी का मामला है। जरा सी तेजी मंदी, और हमारे यहाँ तेजी मंदी कभी 100 रुपए क्विंटल की, कभी 200 रुपए क्विंटल की रोज ही आती रहती है, जैसे एनसीडीएक्स से आप देखते ही रहते हो। तो ये एक तो ये स्थिति हो गई। दूसरी कच्चा आड़तिया पक्का आड़तिया का ये है कि माल मैंने बिकने, जैसे जयपुर मंडी है, मैं कोटा में बैठा हूं, मैंने माल भेज दिया बिकने के लिए, अब मैंने बिकने के लिए भेजा है, मेरा वो पक्का आड़तिया कहलाता है। उस पक्का आड़तिया के यहाँ अगर माल मैंने भेज दिया तो मैं बिल बना के अगर बेचता हूं, तो अगर मान लीजिए मंदी उसने बेच दिया माल और तेजी आ गई तो मैं कहूंगा कि तू पैसे खा गया और मैंने तो तेरा ही बिल बना करके भेजा था। वो कहेगा आपने ये बिल बना अप्रूवल का माल भी नहीं, हाँ, वो तो अप्रूवल का नहीं होगा। आप वो तो ये कहेगा कि देखो आपने बिल बना के बेच दिया, मैंने उतने पैसे बेच दिए। मैं ये कहूंगा कि तूने तो माल मेरा इस भाव बेचा है, मेरा बेचा है माल, तो तेरे को जो पैसे ज्यादा मिले मुझे दे। तो ये भ्रांतियां हैं। इसमें एक और ऐड मैं करना चाहूंगा, जो फार्म वाली बात कर रहे हो कि ई वे बिल, ई वे बिल अगर 50,000 से ज्यादा का भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये रूल्स में इन्होंने डाल दिया है, तो आपको जनरेट करना पड़ेगा, जनरेट करके और फिर उसके। अब ये कैसे संभव है? हमारे तो बहुत ही बड़ी तकलीफ आ गई, हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया है कि भाई मैं तो रोज ही मंडी से उठा करके और कोल्ड स्टोरेज में बेचता हूं, कोल्ड स्टोरेज से उठा करके और माल अप्रूवल के जाता है, कभी कहां जाता है कभी कहां जाता है, तो ये तो बहुत समस्या का काम हो गया। ट्रांसपोर्ट में भेजूंगा तो मुझे ई बिल, फिर क्या आपका सर्वर इतना पक्का रहेगा कि वो मेरा ई वे बिल जो है वो जनरेट होता ही रहेगा, और रात को 11 बजे गाड़ी लोड हो रही है तो ई वे बिल चाहिए, और रात को, तो ये जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, ये प्रैक्टिकल दिक्कतें आएंगी। पर फिर भी मैं जेटली साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एग्री कि जो कमोडिटीज हैं विशेष करके ग्रेन्स और ये इन पे ध्यान रखते हुए उन्होंने ये किया है। जी पक्का जी, एक दूसरा विषय इसमें एक और था, आप तो चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, एक व्यापारी को अपना दायरा, व्यापार का दायरा बढ़ाने का भी इसमें अवसर था कि आप एक जगह टैक्स अगर आप किसी गुड्स पे देते हैं तो आप जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन की, जैसे अभी बात कह रहे हैं कि ब्रांच का रजिस्ट्रेशन करवाइए, वो तो अभी भी होगा, कौन सा है जो अभी भी इसे कंसेप्ट बाहर नहीं निकाला है उसको। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी मन में एक आशंका, एक शंका जो बनी हुई है कि एक व्यापार का दायरा बढ़ाने की तो बात कर दी, लेकिन वो बढ़ाया कैसे जाएगा अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो SGST है अब वो सरकार का अपना एक आपने आजादी दी है, उसको छूट दी है कि वो अभी अपना खुद का कंसेप्ट क्या लेकर के आते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऊपर से कोई गाइडलाइन है नहीं अभी। और मैं दूसरी एक बात तो बताना चाहूंगा कि इनके वक्त भी जो पैसे, खास यूपीए के वक्त भी, कि राज्यों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, किस तरह से आप पैसे देंगे, रेवेन्यू शेयर जो होगा उसमें से आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना है। अभी उसमें भी मुझे लगता है कि चीजें हो सकता है कि कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि आपने एक फ्री कर दिया, शायद कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी फ्री किया है उसमें कि आप पेट्रोलियम में आप शराब है, कुछ चीजें हैं, वाइन है और दूसरी चीजें। तो ये एक अभी बुरी लत तो किसी को लगी हुई है, चाहे गाड़ी चलाने की हो या फिर विस्की पीने की या सिगरेट पीने की हो, या तो आप उसको मुक्त करिए नीतीश की तरह से कि बिल्कुल एकदम बंद, और अगर है तो फिर बहुत सारी मुसीबतें होंगी अभी इससे। नहीं देखिए योगेंद्र, मैं कह रहा हूं मुसीबतें नहीं होंगी। मैं आपको दो उदाहरण आपको दूं। पहली बात तो ये थी कि उन्होंने कहा था कि बेसिकली कि जो बेसिकली लाल फीताशाही है, ये देखिए लाल फीताशाही तब पैदा होती है जब बेसिकली डिस्क्रिशनरी पावर होती है। यदि मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है कि मैं चाहूं तो बेसिकली इसको एक्स में शामिल कर लूं, चाहे तो वाई में शामिल कर लूं, तो आपने कहा कि यार पंकज जी इसको वाई में शामिल कर लीजिए, तो ही बेसिकली आप मेरे पास आएंगे। अब जो ये चीजें हैं, आप यदि आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में जब तक मैं अपने ऑफिस में था 236 पन्ने जो है डाउनलोड करके रखे थे कि 236 पन्ने, उसके बाद में ख्याल 100-150 पन्ने भी और हैं। 225 ईच एंड एवरीथिंग बेसिकली टैक्स रेट का एग्जेम्पशन नहीं लिखा इस बार, उन्होंने लिखा 0% टैक्स।
मतलब जो जो चीजें टैक्सेस में आ सकती हैं उनको भाव का क्लेरिफाइड किया है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो टैक्सेस में आ सकती हैं, और उसके बाद में स्लैब नहीं स्लैब को भी बाई स्लैब किए हैं कि कौन सी चीजें किस किस तरीके से यूटिलाइजेशन होंगी, उनके भी जो है उन्होंने बाइफर्केशन कर दिए, भाई इसको इधर यूज करेंगे तो इस तरीके से होगा, इसको ये करेंगे। तो जो बेसिकली आपको जो एक भ्रांति थी कि बेसिकली कि इंस्पेक्टर राज के अंदर जो डिस्क्रिशनरी पावर होंगी, जो चीजें होंगी, उसके अंदर जो है बहुत बड़ी एक रोक लगेगी। क्योंकि दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, दूसरी बात मैं आ रहा हूं, सामने आपका डॉक्यूमेंट दिख रहा है, क्लियर करने आपके सामने दिखा हुआ है, बहुत सारी लिखी हुई है। लेकिन सर व्यापारी बहुत कमजोर होता है। व्यापारी कमजोर इस मायने में होता है कि जो डंडा लेकर के इंस्पेक्टर पहुंच रहा है, व्यापारी तो क्लियर होगा, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं योगेंद्र जी इसलिए नहीं है कमजोर, इसलिए कमजोर नहीं है कि देश के अंदर, विश्व के अंदर जो है आज जो बात कर रहे हैं। जी सर, सवाल मैं जो पूरा बता रहा हूं आपको, व्यापारी कमजोर इस नाते उसको व्यापार करना है, व्यापार करना है, रोज रोज किस किस से माथापच्ची करेगा। क्योंकि ये जो मैं बात बता रहा हूं इस वजह से बता रहा हूं कि आज भी आपने जीएसटी को तो क्लियर कर दी, आज दो व्यापारी हो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जिस दौर से गुजरता है वो होती है एनओसी। वो यहां नहीं तो वहां करके उसको परेशान करने की कोशिश करेगा, दूसरे भाई से उसको परेशान कराने की कोशिश करेगा। व्यापारी कमजोर नहीं है, अंदर से बहुत मजबूत है, लेकिन वो हालात से समझौता करता है। इसी वजह से कोई भी योगेंद्र जी ऐसा नहीं है। देखिए योगेंद्र जी मैं कह रहा हूं आपको, बाबूलाल जी को हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है, पहले सर्च एंड सीजर होते थे। मैं फिर आपको वही चीज पा रहा हूं कि पहले हालत ये थी कि इनकम टैक्स में लोग जो है एडमिशन होते हुए टाइम डर लगता था कि आज एक नोटिस आ गया, डर हो गया। लेकिन आज आपको बता रहा हूं, आपको एक नोटबंदी आई, आपकी नोटबंदी के अंदर जब लोगों ने कहा कि डर लगा कि साहब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मैं कह रहा हूं एक छोटा सा एक नोटिफिकेशन आया सरकार का, उसमें लिखा गया कि किसी भी एसएससी को जो है आप डायरेक्टली नहीं करेंगे, जो भी होगा आप मेल पे देंगे, मेल से आप जो है उसको रिसीव करेंगे। मैं कह रहा हूं आज की डेट के अंदर आपको लगा कि किसी को परेशान किया गया? इतना बड़ा काम, देश की सारी इकोनॉमी जो है कैश के अंदर आई, कोई परेशानी हुई क्या? लेकिन मैं कह रहा हूं देखिए आपकी इच्छा शक्ति पे। दूसरी बात अभी जो मैं कह रहा हूं, अभी उन्होंने कहा कि कच्चा आड़तिया पक्का आड़तिया। देखिए इस देश के अंदर मैं आपको बता रहा हूं आपको कि सबसे बड़ा जो कैपिटल मार्केट था, इस कैपिटल मार्केट में बाबूलाल जी ने देखा है, मैंने भी देखा है कि बेसिकली हम बॉम्बे के अंदर जो है अप्रूवल के ऊपर जो है शेयर बेचते थे और उनकी जो कंफर्मेशन होती थी वो शाम को आती थी, बिकता था 10 रुपए में, शाम को 50 रुपए हो गया तो कंफर्मेशन 10 रुपए के अंदर आया करती थी। आज बोल्ड सिस्टम होने के बाद मेरे ख्याल में आपको आवश्यकता ही नहीं है। आज बड़े से बड़े ब्रोकर को, आज छोटे से छोटे ब्रोकर को आज लगातार जिस तरीके से सेबी की जो है नजर है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो चाहे कोई से भी मामले में कह रहा हूं, आज एक पैसे का भी आपको देखा गया कि फर्क आया किसी ब्रोकर में और किसी इन्वेस्टर में? आज आप देखिए कि सबसे बड़ा हुडको का एक इशू आया, 3 दिन के अंदर हुडको का इशू फाइनल हो गया। बात ये नहीं है, बात ये मैं कह रहा हूं सरकार देखिए कहीं तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो इन चीजों में कहेगी हम खाली इन चीजों बढ़े नहीं है, और इन चीजों में देखिए बात दूसरी है, बात दूसरी ये है, अभी उनका इस जनरेशन नहीं होगा। सुनो आज ऐसा है क्या? बात सुनिए, आज बात दूसरी ये है कि अब जो काउंसिल है वो सिर्फ काउंसिल को पावर्स आ गई, सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और काउंसिल में कौन बैठता है? सारे स्टेट के मिनिस्टर्स बैठते हैं, माननीय वित्त मंत्री जी विराजते हैं। काउंसिल की सुनो एक मिनट सुनो। आज अगर मैं जैसे मैं जाता था और मान लो कोई गलती हो जाती थी, कहीं से भी होती थी, तो गवर्नमेंट के पास जाते, अपील के लिए या किसी के पास जाते थे। अपीलेट अथॉरिटी तो रहेगी, पर अमेंडमेंट के जो पावर्स गवर्नमेंट को, राजस्थान जैसे राजस्थान में थे राजस्थान गवर्नमेंट को पावर सकती है, वो काउंसिल अब कोई पावर नहीं है सर। अभी भी है सीबीडीटी में, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। इनकम टैक्स में पावर ठीक है यहाँ पर नहीं है, पावर सर। इनकम टैक्स में पावर ठीक है, इनकम टैक्स को मत सर। फिर आप कह रहे हैं नहीं, आप टैक्स तो टैक्स ही है ना। अरे भाई सर आप कह रहे हैं कि अच्छी चीजें हो रही है, टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, वो सर। पहले ऑक्टाई की पोजीशन आपने देखी ना, इनडायरेक्ट ऑक्टाई पोजीशन आपने देखी ना, ये मल्टीपल टैक्स है आज की तारीख में भी। सर वही तो खत्म कर रहे हैं, मल्टीपल टैक्स खत्म किया है इनकम टैक्स से। नहीं मल्टीपल है सर, मल्टीपल टैक्स को खत्म किया है। वैल्यू एडेड होगा तो मल्टीपल कैसे खत्म करोगे? अरे सर वैल्यू एडेड टैक्स देखिए, मल्टीपल नहीं है सर। वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे तो टैक्सेस हैं। मल्टीपल टैक्सेस ये है, मल्टीपल सर गलत कह रहे हैं। वैल्यू वैट फॉर मल्टीपल ये होता है कि सर्विस टैक्स मैं यहां दे रहा हूं, उसके ऊपर जो है सर्विस, साथ में सर्विस है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग है, तो गुड्स टैक्स दे रहा हूं, और गुड्स टैक्स के बाद दोनों टैक्स को मिलाकर के मैं एक्साइज दे रहा हूं। तो ये जो टैक्सेस है, ये दिस इज मल्टीपल टैक्स, इट इज नॉट बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्सेस तो आपने जो है देखिए भी कर लीजिए सर, वैल्यू एडेड और क्वांटम टैक्स अलग है। वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, और वैल्यू एडेड में भी आप एसजीएसटी और सीजीएसटी की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैं वैल्यू एडेड वर्ल्ड में है क्या कहीं? मैं दूसरी बात कर रहा हूं, वैल्यू टैक्स हम बाहर से खुद ही, आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो पावर्स स्टेट को थी, मेरे कहने का मतलब ये है, जो समाधान हमारी समस्याओं का यहां हो जाता था, वो समाधान अब नहीं होगा। सर समाधान नहीं होगा सर, फिर वही कह रहे हैं ये समाधान नहीं होगा। वही बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप इंस्पेक्टर दास की बात करें कि डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए समाधान होने के लिए। समाधान कब होगा? जब डिस्क्रिशनरी पावर होगी मेरी, मैं समाधान कर ही नहीं पाऊंगा डिस्क्रिशनरी पावर के बिना। वो तो लहरें, यहाँ लहरें गिनने वाले ऑफिसर्स हैं,
वो आप छोड़ दीजिए बात को सर, वो तो देश की है ना, बार बार बात, वो तो सभी लोग हैं। नहीं, मुझसे अगर कहोगे तो मैं अभी सारी बातें कह भी दूंगा। हाँ, कहिए ना सर, क्या दिक्कत है? इस देश के सामने कहिए। आज चोरी छुपाते हैं, छुपाने में गलत करते हैं, छुपाने तय तो ही बिजनेस गलत करता है। आपको कहना चाहिए, यदि गलत आदमी है और कोई है तो उसका भी नाम लेना चाहिए, मगर उसकी ताकत होनी चाहिए। आज हमारे एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंट्स दोनों मिलकर के मुझ व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट से इस सीटीओ को 6,000 रुपए देते लेके आते हैं, पर आईटीओ की भी कोई इनकम खत्म नहीं हुई है। आज आईटीओ को भी सर, मैं कह रहा हूं आपको, आपने कहा कि आज भी खत्म, अरे मैं क्या कह रहा हूं आपको, आज भी आईटीओ पैसा मांगता है। रिटर्न मेरी अगर आज उसमें आ जाती है, स्क्रूटनी में आ जाती है, तो मुझसे 1 लाख रुपया मांगा जाता है। बोलिए, मैं कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं ना, ये रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं आपको। नहीं, आज तक मांगा गया क्या आपसे? पंकज जी, कोई असेसमेंट का मांगा गया क्या आपसे? कौन से असेसमेंट मांगे मुझे बता दीजिए। देखिए, फिर बात करें आप। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको, यदि कोई चीज गलत है, देखिए मैं कह रहा हूं आपको, मेरे से नहीं मांगता, मतलब ये एक बार मैं भी बिजनेस करता हूं साहब, लेकिन मुझे कोई नहीं मांगता। पंकज जी, हाँ, गलत होगा तो बिजनेस देखिए, कोई आपसे नहीं मांगते। क्यों? आपसे वो जो कह रहे हैं, एक व्यापारी आदमी है, तो मैं व्यापारी नहीं हूं, सैंपल है, एक सैंपल नहीं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, जो कह रहे हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं आप? करप्शन इस तरह से, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं। आप जो चीज पूरी जनता जानती है, अगर उससे आप अनभिज्ञ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए भी, तो मुझे लगता है कि फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करते। अगर ये बात अगर आप जानते, सर देखिए, गलत कर रहे हैं आप, बड़े से बड़े चार्टर को गलत करते रहे हैं। खबर साहब जैसे आदमी को गलत करा रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारे चार्टर जो है यही काम करते हैं और सारे वकील यही काम करते हैं। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक ही बात करते हैं। नहीं, ये आप कह रहे हैं यही काम करते हैं सारे आदमी, और क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में भी है। सर मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सर चोरी आज तक भी है ना, चोरी बंद थोड़ी हो गई, बाकी सारी चीजें बंद नहीं हुई ना, लेकिन इसका कानूनी जामा नहीं बनाया जा सकता ना, कानूनी जामा नहीं बनाया जा सकता ना, ये इसको खत्म करने का अधिकार हमारा है। 25 पेज, पंकज जी आपने 225 पेज जो डाउनलोड किए हैं उसमें ही होगा, लेकिन जीएसटी के बाद में शायद बाबूलाल जी को ज्यादा मालूम है, आपको मालूम होगा कि इसमें जो चर्चाएं आ रही हैं कि रिटर्न फाइल करने के भी ज्यादा आप लोगों को एक बर्डन होगा कि आपको रिटर्न्स ज्यादा रखनी पड़ेंगे, ऑनलाइन हो चाहे कैसे भी हो। देखिए, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, देखिए वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। इनका जो संदेह बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक रिटर्न फाइल करते हैं, अगर उसमें कहीं स्क्रूटनी में हम कहीं पे भी दायरे में आते हैं तो वहीं से डंडा शुरू हो जाता है। नहीं, देखिए, नहीं, देखिए योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, मैं आज भी फिर बता रहा हूं आपको, देखिए स्क्रूटनी के अंदर दो चीजें स्क्रूटनी होती हैं। पहली बात होती है देखिए एरर, और दूसरी होती है बेसिकली जो है टैक्स को जो है चोरी करना, जो है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन की जहां बात होती है, आज भी जो है आप देखें तो टैक्स इवेजन की पेनल्टीज हैं। टैक्स में यदि कोई गलतियां हो गई हैं तो उसके लिए बाकायदा पावर्स हैं, छोड़ रखी सरकार ने कि भाई यदि कोई गलती हुई तो आप रेक्टिफिकेशन कर दीजिए। आप भी आज भी देखिए, आप रिटर्न जो है रिवाइज करने की पावर्स आज भी हैं, आप टैक्स की रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि गलती से हमने यहां पर दिया है, आप यहां करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आज भी वो पावर्स रहेंगे। और उसके बावजूद भी मैं आपको फिर कह रहा हूं आपको कि उसके बाद भी जो कमियां रहेंगी, देखिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल फुल प्रूफ आएगा। देखिए जब हम एग्जीक्यूशन के अंदर लेके आएंगे तो बहुत सारी चीजें जब एग्जीक्यूशन के आएंगे तब जाए चीजें निकलेंगी, जब निकलेंगे तो उसके लिए ऑर्डर्स आएंगे, और उसके लिए जैसे आज भी आते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं आज भी जो है फाइनेंस एक्ट के अंदर, सीवीडीटी के अंदर आज भी बहुत सारे नोटिस लगातार आते हैं। कोई बात रह जाती है, कोई चीज आती है, फाइनेंस एक्ट हमेशा हर एक साल आता है, फाइनेंस एक्ट में कुछ चीज रह जाती है, किसी चीज में प्रॉब्लम आती है तो सीवीडीटी में उसकी नोटिफिकेशन निकालती है। तो इसी तरीके से आज भी जो है ऐसा नहीं कि फुल प्रूफ हो गया कि ये जो बना दिया ये सब कुछ बेसिकली रामबाण हो गया, सब इसकी दवा ले लीजिए आप तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो देखिए जिन चीजों में यदि कोई चीज आएगी तो उन चीजों के रेक्टिफिकेशन साथ के साथ आएंगे, लेकिन इनकी जो अथॉरिटीज होंगी उनकी अथॉरिटीज लगातार इन चीजों पर निगरानी रखेंगी। तो ये जो चीजें आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, सरकार का पक्ष भी रखा है। मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि जो कंसेप्ट जिस तरह से लेकर के गए थे, जिसमें आप लोगों की भी सहमति थी, और सुशील मोदी जी तो उस काउंसिल पहली बार में जब काउंसिल के नहीं, जब इसकी तैयारी चल रही थी और एक काउंसिल बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष भी थे, यहां से राजेंद्र पारिक थे, बहुत सारे लोग थे, अलग अलग स्टेट्स के, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर, किसी में इंडस्ट्री मिनिस्टर, इनको लगाया गया था। तो क्या वास्तव में जिस कंसेप्ट को लेकर के आए थे, आप मानते हैं कि जीएसटी उसी रूट पे चल पड़ा है? नहीं, देखिए उन चीजों में थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं। हाँ। परिवर्तन सबसे बड़ी चीज थी कि बेसिकली, क्योंकि देखिए इन चीजों के अंदर सबसे बड़ी चीज थी, आपने खुद देखा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसलिए बेसिकली 15 स्टेट्स में आपको पास कराना था। और जो बात थी लगातार उनमें कहा कि स्टेट्स के जो हित होंगे वो कैसे प्रॉपर होंगे, तो लगातार सहमति जताई इसमें। हाँ, ये कह रहा हूं ना, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं ना, तो उन चीजों में देखिए सहमति कब बनी, जब उनसे लगातार उनके जो प्रतिनिधि थे उन लोगों ने जब सेंट्रल जो काउंसिल थे उनसे बात की, उनसे बात करने के बाद लगातार
बाद जब चीजें हुई, उन पर जब जैसा सहमति बनी, उन चीजों पर जो है अमेंडमेंट हुए, उन पर बनने के बाद एक चीजें सामने आई और उसके बाद ये सारा का सारा जो है होकर के आया। जीएसटी में जो चीजें परिवर्तन होने थे परिवर्तन हुए, जिन चीजों में ये थी कि भाई जो चीजें होंगी, क्योंकि देखिए ये सब चीजें एक बार आने के बाद, फाइनेंस एक्ट में शामिल होने के बाद, इन टैक्सेस की जो बेसिकली रेवेन्यूज आएंगी, टैक्सेस की जब चीजें होंगी, तब पता चलेगा कि बेसिकली कि इन चीजों का जो है, क्योंकि अभी जितने भी चीजें, बजट एक तरीके से एस्टिमेशन होता है, अभी जो चीजें हैं सारी एस्टिमेशन है। नहीं, क्लियरिटी देखिए, फिर वही बात कर रहे हैं सर, क्लियरिटी, फिर वही बात कर रहे हैं, क्लियरिटी है, क्लियरिटी में और देखिए क्लियरिटी में और एक्चुअलिटी में दोनों में चीजें, क्लियरिटी तो है लेकिन एक्चुअलिटी जो है, हाँ रूल्स देखिए, रूल्स जो है अलग अलग बनेंगे, क्योंकि रूल्स भी जो बनेंगे, क्योंकि बेसिकली जो रूल्स आएंगे, उन रूल्स को जो बनने के बाद में अभी सारी चीजें आएंगी, लेकिन 1 जुलाई से जो एप्लीकेबिलिटी है, आज सबसे बड़ा मेजर चीजें था रेट्स का। कह रहा हूं, जो अभी आशंका व्यक्त करी बाबूलाल जी ने, उसके पीछे उद्देश्य यह है कि पहले राज्य सरकार जब बजट पेश करती थी, वित्त मंत्री जो मुख्यमंत्री जो भी वित्त मंत्री होता था, वो पहले अपने हिसाब से अपने राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप टैक्सेस लगाते थे, लोगों की बातों को समझते थे, और उसके बाद अगर कोई हमको कोई कमी, कोई गलती, कोई अमेंडमेंट चाहिए होता, कोई सुधार चाहिए होता था, तो एक आपके पास एक पहुंच थी कि आप जाके वहां पे मीटिंग में जाके बैठो, अपनी बात कहो, और वहां पे आपकी बात सुनी जाती थी और उसमें सुधार किया जाता था। ये अपना उद्देश्य था, कहने मतलब था, वो उससे थोड़ा सा दूर हो गया। और अभी क्या हुआ है कि अलग अलग राज्य जो उसमें शामिल है, जैसे केरल के अंदर जिस चीज की ज्यादा बिक्री होती है, वो चाहता है कि उस पर ज्यादा टैक्स लग जाए, क्योंकि उसको ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। दूसरी जगह जिस चीज की बिक्री नहीं होती, वो चाहता है उसमें टैक्स नहीं लगे। ये काफी परेशानी आपस में चलती रही और इसी वजह से 90% चीजों का डिसाइड होगा, 10% डिसाइड भी नहीं हो पाया, क्योंकि अलग अलग राज्य अलग अलग टैक्स स्लैब मांग रहे हैं एक ही आइटम पे। एक आइटम पे कोई व्यक्ति 18% मांगता है, दूसरा व्यक्ति उसे 5% मांगता है कि हमारा 5% लगना चाहिए। उसको अपने लोकल पॉलिटिक्स, लोकल जनता का सोच, जनता का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, उनका खान पान का तरीका, उनका रहन सहन सोच के वो अपनी बात कह रहे हैं। इस वजह से इसके अंदर बहुत सारी परेशानियां आई थी, इस वजह से लीक भी हुआ। अब 1 जुलाई से लगता है कि चालू हो जाएगा और 3 जून को क्या डिसाइड होता है, लेकिन कोई फुल प्रूफ जीएसटी बन गया ऐसा नहीं है। अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा सुधार की बेकार गुंजाइश है। अभी जो लग रहा है उसके अंदर थोड़ी तकलीफें ज्यादा लग रही हैं। जैसा हमको लग रहा था कि इसको बहुत स्ट्रीमलाइन करके एक सिंप्लीफाइड कोड बनाया जाएगा, एक ऐसी जगह बनेगी हिंदुस्तान जो कि दुनिया के अंदर इसका नाम ऊपर जाएगा कि यहाँ पे ईज टू डू बिजनेस बहुत अच्छा है, इसके अंदर हमारी रेटिंग बढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से उसकी तरफ हमको सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास के जो देश हैं, एशियन कंट्रीज हैं, जिसके अंदर चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे उसमें हांगकांग हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे श्रीलंका हो, उनके मुकाबले हमको बात करते हुए अगर इस देश के अंदर निवेश बढ़ाना है, अगर इस देश के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसका चीन की तरह तेजी से विकास हो, तो हमको सिंप्लीफाइड प्रोसीजर लेके आना पड़ेगा। व्यापारी का काम, डिजाइनर का काम अपना व्यापार करे, डिजाइन करने में समय लगाए, बनिस्पत इस चीज के कि अपना सारा समय कंप्यूटरों के पीछे और टैक्स की अपनी रिटर्न भरने के अंदर ही व्यतीत करे। मेरे ख्याल से राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। राज्य सरकार अपनी बात कहती है, लेकिन केंद्र के हाथ में चला गया है, तो उनके विषय में सोचना चाहिए। आज की तारीख में जो बात गई है उसमें यह नहीं लगता कि जीएसटी आने के बाद यहाँ पे व्यापार करना आसान हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए, एक सवाल मैं बाबूलाल जी आपसे करना चाहूंगा कि आप सीधे, आप लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं इससे, क्योंकि घर की रसोई और जो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर से जुड़े हुए हैं उनमें सीधा आपका दखल है। क्या वास्तव में, चलिए अभी ये तो रूल्स बनेंगे, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, अभी तो हम उस बैठक को लेकर के चर्चा कर रहे हैं जिसमें स्लैब तय किया गया है कि इन चीजों पे इतना टैक्स होगा, ये दायरा हमारा रहेगा, 0 से 28% तक रखा हुआ है। फिर भी ये माना जा सकता है कि सरकार ने जो रूट लाइन ली थी, और मैं तो कहूंगा कि जो चर्चाएं थी, किस लिहाज से ये जीएसटी लेकर के आ रहे हैं और ये हमने जो कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश की, क्या वास्तव में हमने हमारे अंदाज में उसे ढालने की कोशिश की है कि बिल्कुल जिस उद्देश्य से लेके आए थे हम उसी में चल आगे बढ़े हैं? नहीं, देखिए इसमें सीधी सी बात यह है कि जहां तक मोदी जी का और वित्त मंत्री जी का यह है कि कम से कम जो खाद्य वस्तुएं हैं वो टैक्स के बोझ से कम दबे। ये ऐसा उनका मानना है कि रोटी कम से कम, उस पर टैक्स कम से कम, इन्फ्लेशन नहीं बढ़े, और उसको लेकर के उन्होंने किया भी है। जैसे गेहूं पे टैक्स नहीं लगाया, आटे पे टैक्स नहीं लगाया, और बाहर रखा, चावल पे टैक्स चावल पे नहीं लगाया। जो कई जगह था, यहाँ अपने यहाँ तो नहीं था इन पे टैक्स, पर कई जगह था। और ऑयल सीड पे जैसे इन्होंने अभी भी शायद टैक्स रखा है, उसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि उन्होंने 2 चीजें लिख दी हैं कि
जो सीड है उस पे तो नहीं लगेगा, और ऑयल सीड अगर उस पे है तो लगेगा, तो कंफ्यूजन है। पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करना होगा अभी पूरी तरह से। मुझे नहीं है वो मेरे हिसाब से है, टैक्स है 5% की स्लैब में उसको लिया है। वो आज की तारीख में भी 2% और 3% की स्लैब में था। ये थोड़ा सा फर्क, तो थोड़ा सा ऑयल में अगर कहीं दबाव आएगा तो ऑयल का आएगा। पल्सेस का जैसे अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो अगर मान लीजिए उस पर टैक्स आता है, तो आज की तारीख में राजस्थान में पल्सेस में टैक्स नहीं है, तो इससे ये लगेगा कि थोड़ा सा विजन शायद दबाव भी रहा है सारे मिनिस्टर्स का, क्योंकि कि कहीं पैदा होती है, कहीं बिकती है, कहीं जाती है, तो उसका वो दबाव रहा है, उस कारण से शायद इस पर टैक्सेस है। परंतु मैं जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जीएसटी क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, और जीएसटी जो वर्षों से जिस पर बहस चलती रही है, और अब उस मुकाम तक पहुंचा है कि जहां काउंसिल की बैठक में एक स्लैब फाइनल किया गया है, रूल्स बनेंगे, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अभी 3 तारीख को जब इनकी बैठक होगी, तब लगता है कि 100% गुड्स को उसमें क्लियरिटी देंगे कि किस पे कितना टैक्स होगा। थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अभी कुछ भ्रांतियां जो बनी हुई हैं, हो सकता है कि जब सारी चीजें सामने आएंगी उसके बाद ही, लेकिन ये तय है कि जिस अंदाज और जिस हिसाब से लेके आया गया था जीएसटी, अभी सही मायने में उस मकसद में कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा कि शायद हो सकता है कुछ मायनों में राहत मिल सके। इंतजार आपको, हमको सभी को है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बस खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।